नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडिया और अमेरिका के प्रगाढ़ होते रिश्ते को, मतलब इनकी इन दो देशों की दोस्ती के बारे में हम बात करेंगे। और इसको आप कह सकते हैं इंडिया एंड यूएस इवोल्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजिक रिलेशन। इवॉल्व किया है इन द कोर्स ऑफ टाइम। ये एक ही साथ, मतलब एक बाय एक अचानक से प्रगाढ़ नहीं हो गया। इन द कोर्स ऑफ टाइम इवॉल्व किया है। पहले तो रिश्ता इतना खराब था कि एक समय ऐसा लगा था कि अमेरिका और इंडिया के बीच में वार हो जाएगा। तो कैसे ये रिश्ता इवॉल्व होकर के इस मुकाम तक पहुंचा, और मुकाम का आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी अभी फिलहाल अमेरिका में है। और मोदी जी खाली हाथ कैसे जाएंगे अपने इतने बेहतरीन फ्रेंड के लिए जो नया नया बने हैं, तो मिस्टर बाइडन और ये उनकी वाइफ है जिल बाइडन। तो ये अभी जो है ना स्टेट गेस्ट है, अमेरिका के स्टेट गेस्ट हैं। व्हाइट हाउस में इनके लिए एक डिनर का भी आयोजन किया गया था, जहां पे इंडियन डायस्पोरा मतलब 5000 से 6000 लोग साउथ लॉन, मतलब पश्चिम दिशा में जो लॉन है व्हाइट हाउस का, उसमें 5000 से 7000 लोग इकट्ठा हुए थे, जो एक ही बार सिर्फ हिस्ट्री में इकट्ठा हुए हैं भाई, जब पोप फ्रांसिस आए थे वहां पे। उसके बाद मोदी जी ने इतने लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हो गए। तो ये खाली हाथ कैसे जाएंगे अपने फ्रेंड से मिलने के लिए? तो यहाँ पे ये बाइडन के लिए और मिसेज बाइडन के लिए अलग अलग गिफ्ट ले गए थे। बाइडन के लिए ले गए थे ये एकदम प्योर सैंडलवुड का बना हुआ बॉक्स, और बॉक्स में एक लॉर्ड गणेशा और एक दिया। ये हमारी संस्कृति को दर्शाता है। तो इन्होंने एक हाथ से अपनी संस्कृति को, मतलब संस्कृति को एडवर्टाइज कर दिया। दूसरा जो गिफ्ट था मिसेज बाइडन के लिए, उनके लिए वो ले गए थे लेब डायमंड। लेब डायमंड ले गए थे 7.5 कैरेट का। अभी आपका जो अहमदाबाद है ना, लेब बॉर्न डायमंड का हब बनते जा रहा है। हमारे पास डायमंड अभी दो तरह के होते हैं, एक नेचुरली ऑकरिंग जो कि काफ़ी कॉस्टली होते हैं, उससे ये काफ़ी सस्ता होता है और सारे फीचर्स एक ही जैसे होते हैं। और मोदी जी का दिमाग देखिए, मतलब एक लेडीज को डायमंड से बढ़िया गिफ्ट और क्या हो सकता है? हीरा है सदा के लिए। तो मोदी जी ने डायमंड दे दिया जिल बाइडन को, मतलब उनकी वाइफ को। तो एक तो वो मतलब वुमेन है, तो उनको अट्रैक्ट कर लिए। और दूसरी बात, इसका भी प्रचार करके आ गया कि देखो भाई, अहमदाबाद में हमारे पास 7.5 कैरेट के भी डायमंड बनते हैं। तो और उन्होंने उसको दिया कैसे था? तो एक ज्वेलरी बॉक्स नहीं होता है कॉमनली, जो भी हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनते हैं, तो उसमें भर करके उन्होंने दिया था। उसको क्या बोलते हैं? पेपर मैच बॉक्स। तो वो पेपर मैच बॉक्स में उन्होंने उनको भर के दिया। उनको भी जीत लिए, और बाइडन साहब तो जीते ही हुए हैं, वो तो प्रेशर में है। लेकिन ये रिश्ता हमेशा से ऐसा नहीं था, ये रिश्ता इवॉल्व हुआ है। पहले तो रिश्ता इतना खराब था, ये कैसे इवॉल्व हुआ है आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले ना, इंदिरा गांधी, उस नफरत को देखिए। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। 1947 में देश आज़ाद ही नहीं हुआ, देश के दो टुकड़े भी हो गए थे। तो एक बना था पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की हालत आप समझ रहे हैं। तो अमेरिका पहले पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा रहता था, पाकिस्तान का वो फ्रेंड था। और इंडिया और पाकिस्तान का तो सांप और नेवला का लड़ाई। तो वहाँ पे कुछ अपने उसके इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कैसा था? क्योंकि पाकिस्तान खुद एक जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, मतलब जोग्राफिकली उसका जो पोजीशन है ना पाकिस्तान का, वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। तो वहाँ पे पाकिस्तान हमेशा अपना प्रेजेंस रखना चाहता था, इसलिए वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता था। इन द कोर्स ऑफ टाइम समय बदला, पाकिस्तान कहाँ रह गए और हम कहाँ निकल गए। और अमेरिका का देखिए, अमेरिका उसके तरफ देखता भी नहीं। तो क्या हुआ था 1970 वार में ना, हम खुद 1947 में आज़ाद हुए, और 1971 में हम एक देश को आज़ाद करा रहे थे। और वो भी किससे आज़ाद करा रहे थे? पाकिस्तान से। इस तरह से मान के चलिए। और पाकिस्तान के पीछे कौन खड़ा है बैकअप के लिए? अमेरिका। तो इनडायरेक्टली जो भी वारफेयर है और इकोनॉमिकल फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो सारा चीज़ पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से मिल रहा था। यहाँ पे 3 इंसिडेंट्स आप ध्यान रखिएगा। तो वो 1971 वार में ना बहुत सारे छोटे छोटे लड़ाइयाँ हुई थी। एक लड़ाई हुई थी आपके लोंगेवाला में, मेजर चांदपुरी, आपको याद है ना बॉर्डर मूवी के? तो मेजर चांदपुरी के लीडरशिप में लोंगेवाला में लड़ाई हुई। वहाँ पे जो नामी गिरामी जो पेटेंस टैंक थे, वो आए कहाँ से थे? तो वो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था कि लो, मेरा टैंक बहुत अच्छा है, कहीं नहीं फंसता है, उसको उड़ा दिया। दूसरा, जब वार हारने लगा तो अमेरिका ने उसके लिए PNS गांजी अपना एक सबमरीन भेजा, तो सबमरीन को भी हम लोग डुबो दिए। ये हुआ इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। दूसरा कारनामा, तो अब सोचिए उसको कितना बुरा लगा होगा कि मतलब एक तो मेरे अगेंस्ट खड़ा है, और उसके बाद मेरे जो हथियार हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। और हथियार का वो मार्केटिंग करता था, क्योंकि अमेरिका सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर करता है वीपन्स, और वीपन्स का वो मार्केटिंग, मतलब वर्ल्ड का सप्लायर है। वो हमेशा चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वार होते रहे। अभी देखिए रसिया और यूक्रेन का हो रहा है, मटेरियल सप्लाई हो रहा है, तो इस तरह का चलते रहता है। तो उस समय वो वार करने के लिए, इंडिया पे अटैक करने के लिए अपनी पूरी नेवी लेकर के आ गए थे। तो उस समय रसिया के इंटरफेरेंस से मतलब सारा चीज सेटल हो गया। दूसरा, हमने 2 साल के बाद 1958 मतलब 71 के बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के रेंज में हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। न्यूक्लियर टेस्ट किया। अब उस समय वो बौखला गया कि एक तो मेरे जो हथियार बनाए हुए हैं उनको
उनका ये इंसल्ट कर रहा है और दूसरा खुद ये न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। तो उस समय जो भी उसके पास जितने भी सेंसन थे, फाइनेंशियल सेंसन से लेकर के जितने भी सेंसन लगा सकता था, वो उसने इंडिया पे थोप दिया। उसके बाद समय बदला। समय बदलने के बाद 2000 में जसवंत सिंह के पहल पे, जसवंत सिंह उस समय हमारे विदेश मंत्री थे, उनके पहल से मतलब किसी तरह जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड स्टेट के बिल क्लिंटन 2000 में किसी तरह से इंडिया घूमने आ गए, इंडिया के विजिट पे आ गए। तो थोड़ा सा उनका मतलब फेथ वगैरह जगा और डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हमने किसी तरह अमेरिका से सिविल न्यूक्लियर डील कर लिया। सिविल न्यूक्लियर डील जो भी आपके मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, इनका जो भी ट्रेड होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है आपका, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी देख रेख में होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इंडिया बहुत समय से प्रयासरत है कि वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल हो जाए, बट हर बार चाइना ये कह करके अड़ंगा लगा देता है कि हम एनपीटी के सिग्नेटरी नहीं हैं। खैर वो अलग बात है, लेकिन इस डील को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के सारे मेंबर ने कहा था कि हम इसको वेवर देते हैं। मतलब ये जो डील हुआ है एक एनपीटी सिग्नेटरी कंट्री और एक नॉन एनपीटी सिग्नेटरी कंट्री में, तो हम इसका मतलब विरोध नहीं करेंगे, तो वो डील हो गया। उसी पे एक्साइटेड होकर के मतलब मनमोहन सिंह ने उस समय कह दिया था कि वर्षों से जो हम लोग आइसोलेशन झेल रहे थे, वर्षों से जो विश्व द्वारा हमको स्थगित कर दिया गया था न्यूक्लियर ट्रेड से, वो आखिरकार खत्म हो गया इस तरह से। उसके 6 साल बाद 2016 में जब नरेंद्र मोदी को पहली बार यूएस कांग्रेस में जब उन्होंने अपना पहला भाषण दिया था, तो उस समय उन्होंने ये बात कही थी कि अब हम हिस्ट्री का जो हेजिटेशन है ना, उसको हम ओवरकम करके आ गए हैं, ओवरकम कर चुके हैं, और ये जो है ये अमेरिका और इंडिया का रिश्ता और प्रगाढ़ होना चाहिए और हेजिटेशन से ऊपर उठ करके होना चाहिए। दोनों बातें यथार्थ रूप से साबित हो गई। मनमोहन सिंह ने जो बात कही और नरेंद्र मोदी ने जो बात कही। लेकिन नरेंद्र मोदी का कार्यकाल इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, मतलब 2014 से लेकर के अभी तक आप देखिए यहाँ पे किसी का कंट्रीब्यूशन सिचुएशन और कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड के मतलब जियो पॉलिटिक्स के अनुसार सबका कदम जो था ना इंटरनेशनली, वो सबका सही था। बट एक बात होती है ना कि वर्षों में एक ऐसा खिलाड़ी आता है जो खेल का अंदाज बदल दे, तो ये कहीं ना कहीं सही हो रहा है नरेंद्र मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी ने इतना फास्टली 2016 में लेमुआ, 2017 में आपका कोमकासा, 2020 में आपका बेका, ये 3 स्टेप के उन्होंने प्रोटोकॉल साइन किए यूएस के साथ। और आज हमारी ये स्थिति है कि हम उनसे पहले तो ये GE4 जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स से 404 इंजन हम यूज कर रहे हैं तेजस मार्क 1 में, लेकिन जो अभी का 2023 का दौरा है, इसमें हमको 11 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर 11 क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का डील हो चुका है। इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका जेट इंजन है। जेट इंजन हमारे लिए इसलिए जरूरी है, 1989 से ना इंडिया अपने लिए LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाना चाहता था, फाइटर जेट, बट उस 1998 से हम एक इंजन बनाने की कोशिश कर रहे थे। इंजन का नाम हमने रखा था कावेरी इंजन। कावेरी इंजन बन गया, ऐसा नहीं कहेंगे कि इंजन बना नहीं, इंजन हमने बना लिया, बट हमको थ्रस्ट के लिए, फ्लाई करने के लिए, एक जेट एयरक्राफ्ट के लिए कम से कम हमको 81 किलो न्यूटन का थ्रस्ट फोर्स चाहिए। बट हमारा जो इंजन था ये 70 किलो न्यूटन के आसपास ही दे रहा था। तो एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये कैपेबल नहीं है एक फाइटर जेट में यूज होने के लिए। यहाँ पे बात फंस गई और हमको जनरल इलेक्ट्रिक से 404 करके इंजन लेना पड़ा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुआ, हमने इंजन को बाय किया और जो भी आज तेजस जो उड़ रहे हैं या हैं हमारे पास, उनमें यही इंजन काम कर रहा है। लेकिन अभी हम जनरल इलेक्ट्रिकल्स का ही 414 INS-6 इंजन का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं और उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा, जो कोलैबोरेट करेगी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड हल के द्वारा। तो GE और HAL मिल करके इस इंजन का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। DRDO ने मार्क 2 तेजस मार्क 2 के लिए इस इंजन को सेलेक्ट किया है, जो कि और मार्क 1 में आपका 404 है और मार्क 2 में 414 है। 414 पूरी तरह से टेस्टेड इंजन है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो हॉर्नेट है, सुपर हॉर्नेट, और आपका जो ग्रिपिन है स्वीडन का, ये फाइटर जेट ऑलरेडी, ये दोनों सुपरसोनिक फाइटर जेट हैं और ये दोनों इसी इंजन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और साउथ कोरिया एक एयरक्राफ्ट बना रहा है, उसमें भी इसी इंजन के चांसेस है कि यही इंजन वो लेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के द्वारा अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना आपका प्रेडेटर ड्रोन।
अरे भाई, इंडिया जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है ना, मतलब फ्लाइंग, देखिए इंडिया सब कुछ अभी मैन्युफैक्चर कर रहा है। हमारा एक सपना है सेल्फ रियलायंस इन वीपन्स। तो सेल्फ रियलायंस हमको वीपन्स में होने के लिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं लेक कर रहे थे ना ड्रोन टेक्नोलॉजी में और फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में। तो कहीं ना कहीं इस दौरे से दोनों चीज़ हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, हमको ड्रोन भी मिल रहा है और आपका जेट इंजन भी मिल रहा है। अब थोड़ा ड्रोन के बारे में जान लेते हैं। देखिए इसका जो टेक्निकल नाम है ना, MQ-9 रिपर ड्रोन। इसका नाम क्या है? MQ-9 रिपर ड्रोन। ये कौन सी कंपनी बनाती है? तो ये देखिए, ये बनाती है जनरल इलेक्ट्रिक्स, वो बनाती है जनरल एरोनॉटिक्स। जनरल कि ये इंजन कौन बनाती है? जनरल इलेक्ट्रिकल्स। और ये कौन बनाता है? जनरल एटॉमिक GASI जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम, जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम ये बनाती है। इसका इंडूरेंस मतलब स्टेमिना कितना है, एक बार उड़ेगा तो कितना देर तक उड़ सकता है? तो भाई 27 घंटे तक उड़ सकता है वो, 27 घंटे तक उड़ सकता है। और 240 नॉट की स्पीड, 50,000 तक की हाइट, 50,000 फीट तक की हाइट, 240 नॉट की स्पीड। 240 नॉट इंपॉर्टेंट है ना, वो है आपका प्रेडेटर ड्रोन। प्रेडेटर ड्रोन का जो टेक्निकल नाम है ना, MQ-9 रिपर ड्रोन। MQ-9 रिपर ड्रोन, इसको प्यार से मतलब अलग से एक स्पेशल नाम रखा गया है जिससे हम कहते हैं प्रेडेटर। इसको किसने बनाया है? जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम ने। इसकी स्पीड कितनी है? तो 240 नॉट्स, 240 नॉट की रफ्तार से उड़ सकता है, 50,000 फीट की हाइट तक जा सकता है, 27 घंटे का इंडोरेंस है। इंडोरेंस का मतलब स्टेमिना, मतलब आम लोग आम बोलचाल की भाषा में इसको इंडोरेंस बोलते हैं। एक बार उड़ने के बाद ये 27 घंटे उड़ सकता है। ये है आपका प्रेडेटर ड्रोन। इसका एक मेरिन वर्जन भी है, एक मेरिन वर्जन, उसका नाम है सी गार्जियन। सेम चीज है बट उसको नाम क्या दिया है? सी गार्जियन, सी को गार्ड करने वाला। और उसका इंड्योरेंस कितना है? तो 30 आवर्स। एक बार फ्लाइंग लेने के बाद 30 आवर्स वो हवा में रह सकता है। इसको यूनाइटेड स्टेट की आर्मी बहुत समय से यूज कर रही है, तो ये भी टाइम एंड टेस्टेड है, इसके लिए भी कोई हेजिटेशन नहीं है। DAC जो है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये क्या करती है? एपेक्स बॉडी है जो फाइनेंशियल सपोर्ट करती है किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए और पैसे वगैरह देती है आर्मी को। तो ये उसने इसको फाइनल कर दिया है। और कितने ड्रोन हम ले रहे हैं? तो 31 ड्रोन ले रहे हैं, जिसमें से 15 ड्रोन जो है आर्मी को दे दिया जाएगा, 8 ड्रोन नेवी को और 8 ड्रोन एयरफोर्स को। दूसरी चीज, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं जो होने वाली। दूसरी बात यह है ना कि इंडिया वहीं पे नहीं रुका है। इंडिया जो 5th जनरेशन का एक और प्लान कर रहा है कि हम एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बनाएंगे। 5th जनरेशन का एडवांस मीडियम AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बनाएंगे आपका 5th जनरेशन का, जो पूरी तरह से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा। उसमें हम उसके इंजन में भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का, लेकिन उसके और भी कंटेंडर हैं। देखिए जेट इंजन आपका सफरान SA और रोल्स रॉयस भी बनाते हैं। तो ये लोग भी कंटेंडर हैं कि जो आप AMCA बनाइएगा ना 5th जनरेशन का, उसमें इन दोनों का भी इंजन शामिल हो सकता है। और जो हमारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का 414 जो इंजन है वो तो आ ही गया है। तो इंडिया के पास अब चॉइस है, चाहे तो वो रोल्स रॉयस का यूज करे जो UK बेस्ड है, और सफरान SA का यूज करे वो फ्रांस बेस्ड है। वैसे सफरान SA के साथ मिल करके इंडिया एक इंजन बना रहा है, शक्ति। उस इंजन का नाम क्या है? शक्ति। ऑलरेडी सफरान जो फ्रांस बेस्ड कंपनी है उससे हमारा एक कोलैबोरेशन है, जिससे हम इंजन क्या बना रहे हैं? शक्ति। DRDO का कोलैबोरेशन है जिससे एक इंजन डेवलप कर रहा है, शक्ति। ये किस में लगेगा? तो पहले लगेगा LCA में, लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर, जिसका नाम क्या है? प्रचंड। देख रहे हैं, प्रचंड जैसा ही दिख रहा है। ये कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है और ये आपका एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर आपका ध्रुव। तो इन दोनों में ये शक्ति इंजन का प्रपोज्ड है कि इसको डेवलप करके इन दोनों को यूज करेंगे। वो मल्टी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, आपका हर जगह काम करता है। एक एलीट ग्रुप है, वर्ल्ड में एलीट ग्रुप है जो जेट इंजन बनाने में उनके पास मास्टरशिप है। उसमें आपका सबसे पहला नाम है USA का, रसिया, UK और फ्रांस। यही 4 कंट्री जो है जो जेट इंजन अच्छे से डेवलप करते हैं और इनको सारा चीज़ उसका मेटलर्जी, मतलब व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल, कोरोजन फ्री, ये वो जो भी उनका टेक्निकल एक्सेप्ट है उनमें इन्होंने मास्टरशिप किया हुआ है। तो इंडिया डायरेक्टली, मतलब इंडिया तो एक बार फेल हो चुका ना, कावेरी बनाने की कोशिश कर रहा था बट कावेरी अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया। बट 2021 में ना पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने ये बात कही कि देखिए वो फेल तो हुआ कावेरी इंजन का प्रपोजल, हम कावेरी इंजन को उस अप टू द मार्क लेवल पे उसका थ्रस्ट को इंक्रीज नहीं कर पाए। बट यहाँ पे वरी करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस इंजन को हम फ्यूचर में जो ड्रोन टेक्नोलॉजी लाएंगे और ड्रोन जो अपना प्रोड्यूस करेंगे उसमें ये इंजन काम करेगा। मतलब कि एक फाइटर जेट इतना मजबूत इंजन तो एक ड्रोन के लिए नहीं चाहिए। तो आपको याद रखने वाली क्या बात है कि सेफरन से हमारा DRDO का कोलैबोरेशन है, जिससे हम एक इंजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस इंजन का नाम होगा शक्ति। और शक्ति को हम किस में यूज करेंगे? तो हेलीकॉप्टर में, ध्रुव में और प्रचंड में। ध्रुव और प्रचंड में हम शक्ति इंजन को प्रोड्यूस करेंगे।
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस बार के दौरे से बहुत सारा ये क्वेश्चन एराइज हो रहा था कि आखिर मोदी जी यूनाइटेड स्टेट जा रहे हैं तो लेकर के क्या आएंगे। तो यही सारी चीज़ मतलब आपको मान लेना चाहिए कि इंडिया सेल्फ रिलायंस होकर के रहेगा, जो कि हमारी कमजोरी थी कि हम फाइटर जेट वगैरह डेवलप नहीं कर पाए थे अच्छे से, मतलब अप टू वर्ल्ड लेवल पे जो अप टू डेट टेक्नोलॉजी है, बट वो भी अब इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो अभी के लिए इतना ही। अभी मोदी जी तो वहीं पर हैं, उसके बाद वहाँ से इजिप्ट जाने वाले हैं। तो ये न्यूज़ अभी कंटिन्यूएशन में है, तो देखिए आगे जो भी डेवलपमेंट होगी उस पर आगे और चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।